हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। जब हम किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जब किसी भी हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर एटम को, आयन को या फिर किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बाकी कितने दूसरे एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं उस सॉलिड में या उस क्रिस्टल में, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्पेयर्स। स्पेयर्स का मतलब क्या है? एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जब हम क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं सॉलिड की, तो वहाँ पे हम एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स को स्पेरिकल कंसीडर करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्पेयर्स डायरेक्टली सराउंडिंग ए पर्टिकुलर स्पेयर इन द क्रिस्टल। कि जैसे हमारे पास मान लो ये कोई एक स्पेयर है, ये कोई कैटायन है, इसको कितने एनायंस सराउंड कर रहे हैं, वही इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कैटायन को हम यहाँ पे देख रहे हैं, 4 ये एनायन सराउंड कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। या फिर ये तो हमने देखा आयन का, या फिर कोई न्यूट्रल एटम हो, उस एटम को बाकी कितने दूसरे एटम सराउंड कर रहे हैं, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को चारों तरफ से बाकी कितने मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं, उसको बोलेंगे उस मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक सॉलिड। कि जो आयनिक सॉलिड है उसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है। तो हमें पता है कि जो आयनिक सॉलिड होता है उसमें कैटायंस और एनायंस होते हैं। तो आयनिक सॉलिड की स्ट्रक्चर को स्टेबल होने के लिए एक कंडीशन ये होती है कि जितने भी आयंस हैं वो सभी एक दूसरे को टच कर रहे होने चाहिए। कि किसी भी आयनिक सॉलिड के अंदर जितने भी आयंस हैं, अगर वो सभी आयंस एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो वो वाली स्ट्रक्चर या फिर वो अरेंजमेंट आयनिक सॉलिड के अंदर मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट माना जाता है। क्योंकि उस अरेंजमेंट के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट चार्जेस के बीच में, वो मैक्सिमम होता है, और जो रिपल्सन होता है बिटवीन लाइक चार्जेस, जो सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, वो मिनिमम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक कैटायन है, इसके चारों तरफ 4 एनायंस ने इसको सराउंड कर रखा है। 1 2 3 4, ये 4 एनायंस ने इस कैटायन को सराउंड कर रखा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चारों एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और साथ में ये चारों एनायन इस बीच वाले कैटायन को भी टच कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे आयंस दिख रहे हैं हमें, ये सभी एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो जब ये वाली कंडीशन होती है कि जितने भी मतलब आयंस होते हैं अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो वाली स्ट्रक्चर हमारी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर मानी जाती है, या फिर इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट होता है। तो अगर किसी भी आयनिक सॉलिड में मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस एक दूसरे को अगर डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो आयनिक सॉलिड के लिए इस टाइप का अरेंजमेंट सबसे स्टेबल माना जाता है। अब अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे इस कैटायन को ये 4 एनायंस टच कर रहे हैं, लेकिन इन एनायंस के बीच में आपस में ये कोई भी टचिंग नहीं हो रही है। ये एक दूसरे को आपस में टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये चारों कैटायन को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये लेस स्टेबल अरेंजमेंट है। इसके बाद अगर इस टाइप का भी एक अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है कि ये एनायंस तो सारे आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन ये चारों एनायंस कैटायन को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये भी लेस स्टेबल अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो आयनिक सॉलिड होता है उसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है। कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस अगर एक दूसरे को डायरेक्टली टच करेंगे, तो वो वाला अरेंजमेंट या फिर वो स्ट्रक्चर हमारी सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। तो ये हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि रेडियस रेशियो। कि रेडियस रेशियो क्या होता है। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में या किसी भी आयनिक सॉलिड के अंदर रेडियस रेशियो क्या होता है।
तो रेडियस रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द कैटायन टू द रेडियस ऑफ द एनायन इन एन आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो कैटायन की रेडियस है अगर उसको एनायन की रेडियस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस रेशियो आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है NaCl। अगर हम यहाँ पे सोडियम की रेडियस को क्लोराइड की रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये रेडियस रेशियो आ जाएगा। तो रेडियस रेशियो हमें पता चल गया क्या होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होता है उसकी स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। कि आयनिक सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है वो रेडियस रेशियो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर हम रेडियस रेशियो की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो आयनिक सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाती है। तो क्या चेंज होती है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ रेडियस रेशियो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन रेडियस रेशियो डिक्रीजेज, अगर हम रेडियस रेशियो को डिक्रीज कर दें तो आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। तो अब हमें पता है रेडियस रेशियो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। अब रेडियस रेशियो रेडियस कैटायन की अगर रेडियस एनायन से डिवाइड कर देते हैं तो ये रेडियस रेशियो आएगा। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे व्हेन रेडियस रेशियो डिक्रीजेज। तो रेडियस रेशियो डिक्रीज कब हो सकता है, इस रेशियो को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं। एक तो हम ये R पॉजिटिव की वैल्यू कम कर दें। R पॉजिटिव क्या है, रेडियस ऑफ द कैटायन। अगर हम कैटायन के रेडियस को डिक्रीज कर दें तो भी रेडियस रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम एनायन की रेडियस R नेगेटिव को इंक्रीज कर दें तो भी ये रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो दो तरीके हैं हमारे पास रेडियस रेशियो डिक्रीज करने के। तो जब भी रेडियस रेशियो डिक्रीज होता है तो आयनिक सॉलिड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कि रेडियस रेशियो जब डिक्रीज किया जाएगा किसी भी आयनिक सॉलिड का तो उस आयनिक सॉलिड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। अब रेडियस रेशियो हमने पता है कि कैसे कैसे डिक्रीज होता है, कि बाई इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द कैटायन, बाई डिक्रीजिंग रेडियस ऑफ द कैटायन। R पॉजिटिव को अगर डिक्रीज करेंगे तो रेडियस रेशियो भी डिक्रीज होगा, और R नेगेटिव को अगर इंक्रीज करेंगे तो भी रेडियस रेशियो डिक्रीज होगा। तो अभी हम देखते हैं कि रेडियस रेशियो डिक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कैसे होता है। तो जब हम कैटायन के रेडियस, ये हमारा सबसे स्टेबल अरेंजमेंट है, ये हमें पता है, इसमें सभी आयंस एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो ये हमारा सबसे स्टेबल अरेंजमेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला अरेंजमेंट सबसे स्टेबल है। तो जब हम ये स्टेबल अरेंजमेंट हमारे पास दिखाई दे रहा है, अगर इसमें कैटायन के रेडियस को डिक्रीज कर देंगे, अगर ये रेडियस ऑफ द कैटायन को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब इस रेडियस ऑफ द कैटायन को हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा। तो ये कैटायन का साइज जब छोटा होगा तो अभी तो ये चारों एनायंस, ये दोनों और ये दोनों इस कैटायन को डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो जब इसका साइज डिक्रीज कर देंगे, रेडियस ऑफ द कैटायन को डिक्रीज कर देंगे तो इसका साइज ये डिक्रीज हो गया। अब इसका साइज डिक्रीज होने की वजह से ये जो एनायंस हैं ये डायरेक्टली इसको टच नहीं कर पाएंगे। ये जो एनायंस हैं ये कैटायन को डायरेक्टली टच नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो स्टेबल अरेंजमेंट था वो अब अनस्टेबल अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एनायंस आर नॉट एबल टू टच द कैटायन, कि जो एनायन है वो कैटायन को टच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो अनस्टेबल अरेंजमेंट हो गया। अगर हम फर्दर यहाँ पे कैटायन का, अगर फर्दर कैटायन का जो रेडियस है उसको फर्दर डिक्रीज करेंगे आगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कैटायन का साइज इतना अगर हम डिक्रीज कर देंगे, फर्दर डिक्रीज करते रहेंगे,
तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ से एक एनायन निकल के बाहर चला जाएगा, या एक से ज़्यादा एनायंस यहाँ से निकल के बाहर चले जाएंगे, ताकि जो बचे हुए एनायंस हैं वो कैटायन को टच कर पाएँ। तो ये हमने देखा कि जब रेडियस हम कैटायन के डिक्रीज करते हैं तो रेडियस रेशियो डिक्रीज होता है, और रेडियस रेशियो डिक्रीज होने से कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज होता है। अब हम और देखते हैं कि ये अगर हम एनायन के रेडियस को इंक्रीज कर देंगे, आर नेगेटिव अगर इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो भी रेडियस रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आर नेगेटिव इंक्रीज होने से ये रेडियस रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। अब आर नेगेटिव को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेबल अरेंजमेंट है, सभी आयंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर एनायंस की रेडियस बढ़ा दें हम, ये एनायंस का साइज अगर बड़ा हो जाए, तो आप क्या देखोगे कि ये एनायंस का अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो हमारी कंडीशन फिर ऐसे ही हो जाएगी कि एनायंस का साइज बड़ा हो गया तो कैटायन इसके बीच में सेट नहीं हो पाएगा, कि ये जो एनायंस है डायरेक्टली इस कैटायन को टच नहीं कर पाएंगे, तो ये फिर से अनस्टेबल अरेंजमेंट बन जाएगा। और फर्दर अगर हम एनायंस का साइज बढ़ाते हुए जाएंगे, अगर एनायंस का साइज और इंक्रीज कर देंगे बाय इंक्रीजिंग आर नेगेटिव, अगर एनायंस का साइज फर्दर इंक्रीज होगा, रेडियस रेशियो और ज़्यादा डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे कुछ एनायंस यहाँ से निकल जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा यहाँ फर्दर डिक्रीज होगा। अब एनायंस क्यों निकलते हैं यहाँ से, ताकि जो बचे हुए एनायंस हैं वो कैटायन को डायरेक्टली टच कर सके, क्योंकि जब ये 4 एनायंस होंगे तो ये डायरेक्टली इसको टच नहीं कर पा रहे हैं। अगर 2 एनायन होंगे तो हो सकता है ये एक दूसरे को टच कर पाएँ। तो इसीलिए जब हम एनायन की रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो एनायन की रेडियस इंक्रीज करने से रेडियस रेशियो हमारा डिक्रीज होता है, और रेडियस रेशियो जब डिक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा डिक्रीज हो जाएगा आयनिक सॉलिड में। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि व्हेन रेडियस रेशियो इंक्रीजेज, कि जब रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है तो आयनिक सॉलिड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जब हम रेडियस रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं तो रेडियस रेशियो इंक्रीज हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इस रेशियो को हमें इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, इस R पॉजिटिव को रेडियस ऑफ द कैटायन को इंक्रीज कर दें, या फिर इस रेडियस ऑफ द एनायन को डिक्रीज कर दें। तो 2 तरीके हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम रेडियस ऑफ द कैटायन को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ कैटायन की रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, ये कैटायन का साइज यहाँ पे बढ़ रहा है। जब कैटायन का साइज बढ़ेगा और इन एनायन का साइज यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जब कैटायन का साइज बढ़ेगा तो ये एनायन से एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। तो इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे पास आएगा। तो इस अरेंजमेंट में हम देख रहे हैं कि ये आयंस एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये एक लेस स्टेबल अरेंजमेंट बन गया है। यहाँ पे तो मोस्ट स्टेबल था क्योंकि सभी आयंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पे ये लेस स्टेबल अरेंजमेंट है। तो फर्दर अगर हम कैटायन की रेडियस को इंक्रीज करते रहेंगे, अगर फर्दर हम कैटायन की रेडियस को इंक्रीज करते रहेंगे, रेडियस रेशियो हमारा इंक्रीज होता रहेगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगा इनके बीच में कि कुछ और एनायंस आके यहाँ पे कैटायन को टच कर सकते हैं। बाहर से कुछ और एनायंस आके इस कैटायन को टच कर सकते हैं, इतना स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो जब बाहर से और एक्स्ट्रा एनायन आके इस कैटायन को टच कर सकेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि जब रेडियस रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो आयनिक सॉलिड के अंदर हमें पता है कि स्टेबल अरेंजमेंट कब होगा, जब सभी आयंस एक दूसरे को टच करते रहेंगे। तो हम हमेशा आयंस ये इस टाइप के अरेंजमेंट को अटेन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर से कुछ आयन आके यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपस में इनसे भी जुड़ जाएं और कैटायन को भी टच कर सके। तो
तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब अगर हम रेडियस रेशियो को इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग रेडियस ऑफ द एनायन, अगर एनायन की रेडियस को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, एनायन की रेडियस डिक्रीज करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे, ये छोटे हो जाएंगे, इनका साइज छोटा हो जाएगा, तो अब ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। कैटायन का साइज तो यहाँ सेम रखना है। जब भी हम यहाँ पे किसी एक आयन का कैटायन का साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो एनायन का सेम रखना है, अगर एनायन का साइज चेंज कर रहे हैं तो कैटायन का साइज सेम रखना है। तो जब एनायन का साइज यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, तो एनायन का साइज जब डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे ये साइज डिक्रीज होने की वजह से फिर ये गैप यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, और ये स्टेबल अरेंजमेंट से अब यहाँ पे एक अनस्टेबल अरेंजमेंट बन गया है, बिकॉज एनायंस आर नॉट टचिंग ईच अदर, हेंस दिस अरेंजमेंट इज अनस्टेबल। और फर्दर जब हम एनायंस का साइज अगर रिड्यूस करते जाएंगे और छोटा कर देंगे साइज एनायंस का, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पेस इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा कि और बाहर से एनायंस आके यहाँ पे कैटायन को टच करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा अरेंजमेंट ऐसा बन जाए जिसमें सभी आयन्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने देखी हैं कि जब रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है तो आयनिक सॉलिड के अंदर आयन्स का कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, और जब रेडियस रेशियो डिक्रीज होता है तो आयनिक सॉलिड के अंदर आयन्स का कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। और वो कैसे डिक्रीज होता है उसको भी हमने एग्जांपल से यहाँ पे देख लिया है। तो हमें ये पता है कि स्टेबल अरेंजमेंट होने के लिए, आयनिक सॉलिड के अंदर स्टेबल अरेंजमेंट होने के लिए रेडियस रेशियो की एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, एक रेंज होती है कि अगर रेडियस रेशियो हमारा इस रेंज से इस रेंज तक है तो हमारा आयनिक सॉलिड स्टेबल रहेगा, उसका अरेंजमेंट स्टेबल रहेगा। अगर इस रेंज के बाहर हम इधर जाते हैं या फिर इसके बाहर इधर जाते हैं तो हमारा जो आयनिक सॉलिड का अरेंजमेंट है वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे देख लिया है कि रेडियस रेशियो की वजह से हमारे जो आयनिक सॉलिड होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाती है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशियो एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, तो हमें क्या पता चलता है कि देखो, जब हमने ये देखा था कि रेडियस रेशियो अगर चेंज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो की मतलब अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.155 से 0.255 के बीच होती है, लिमिटिंग क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये लिमिट हमने फिक्स कर दी है। इससे अगर कम वैल्यू होगी रेडियस रेशियो की तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होगा, इससे अगर ज़्यादा होगी रेडियस रेशियो की वैल्यू इस वैल्यू से अगर ज़्यादा होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होगा। तो ये जो वैल्यूज है हमने ये लिमिटिंग कर दी है, मतलब ये लिमिट लगा दी है हमने कि अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.155 से 0.255 के बीच होगी तो उस केस के अंदर जो आयनिक सॉलिड होगा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आयनिक सॉलिड के अंदर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इस टाइप के जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो होता है बोरोन ऑक्साइड की। जो बोरोन ऑक्साइड होता है उसमें जो स्ट्रक्चर होती है वही सेम स्ट्रक्चर इस केस में बनेगी अगर रेडियस रेशियो हमारा 0.155 से 0.225 के बीच में होगी। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से 0.414 के बीच में होगी तो इस केस के अंदर हमारी जो रेडियस रेशियो की वैल्यू मतलब अगर इस दोनों के बीच में होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमारा टेट्राहेड्रल होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की जो दो स्ट्रक्चर होती है हमारी, एक को बोलते हैं हम वोल्टजाइट और एक होती है जिंक ब्लेंड। तो ये दो स्ट्रक्चर हमने
डिस्कस की हुई है 12th क्लास में। तो अगर रेडियस रेशियो की ये वैल्यू है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा, और इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 से 0.732 होगी तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा। और इस टाइप के एग्जाम्पल किस किस में पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड में और टाइटेनियम डाइऑक्साइड में, कि ये जो कंपाउंड है इनके लिए ये वाला हमारा रेडियस रेशियो एप्लीकेबल होता है। अगर हमारा रेडियस रेशियो 0.732 से 1 तक है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा वो क्यूबिक अरेंजमेंट होगा। और सीजियम क्लोराइड और कैल्शियम डाइफ्लोराइड इस रेडियस रेशियो के लिए एग्जाम्पल्स हैं, कि सीजियम क्लोराइड के लिए ये वाला रेडियस रेशियो की रेंज एप्लीकेबल है। कैल्शियम फ्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। 12th क्लास में ये हम सॉलिड स्टेट जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इसका डिस्कशन किया जाता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशियो रूल, कि जो हम रेडियस रेशियो के बेस पे स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ों की क्या लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल, तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है रेडियस रेशियो रूल की, कि जब हम रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे हम ये मानते हैं कि आयंस जो हैं वो हार्ड स्फेयर्स की तरह हैं, मतलब जो आयंस हैं उनका साइज हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो रिजिड होते हैं, वो हार्ड स्फेयर होते हैं। तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि आयंस दूसरे आयंस की प्रेजेंस में पोलराइज हो जाते हैं, इनका साइज चेंज हो जाता है। तो आयंस को हार्ड स्फेयर जो हम मान रहे हैं वो गलत है। तो इस वजह से कई बार रेडियस रेशियो की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेरिमेंटली जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं आयंस को हार्ड स्फेयर की तरह, तो ये गलत होता है। ऐसा आयंस एक्चुअल में हार्ड नहीं होते हैं, आयंस पोलराइजेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जो सिल्वर आयोडाइड है इसके लिए जब रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड के लिए रेडियस रेशियो 0.52 आता है, और जब रेडियस रेशियो 0.52 आएगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए 6, क्योंकि 0.52 इस रेंज में आता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में सिल्वर आयोडाइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो ये लिमिटेशन है रेडियस रेशियो रूल की, कि जो रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने के टाइम पे हम आयंस को हार्ड स्फेयर मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आयंस हमारे पोलराइजेबल हैं, इनका साइज एक्चुअल से कम या ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना उसको पोलराइज किया गया है किसी दूसरे आयंस के द्वारा। तो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट रेडियस रेशियो फॉर कंपाउंड्स विच कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, कि ऐसे कंपाउंड जो एक से ज़्यादा टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं उन कंपाउंड्स के लिए रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें तो थैलियम क्लोराइड, ये जो थैलियम क्लोराइड है ये सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है और सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। तो जब हमें थैलियम क्लोराइड के लिए रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना होता है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और सीजियम क्लोराइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है कि इफेक्टिव रेडियस ऑफ कैटायन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनायंस बिकॉज ऑफ विच रेडियस रेशियो चेंजेस, कि जो कैटायन होता है रेडियस रेशियो में हम क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ द कैटायन को रेडियस ऑफ द एनायन से डिवाइड करते हैं, कि जो कैटायन की एक्चुअल में रेडियस होती है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कैटायन, वो मेजरली एनायन के ऊपर डिपेंड करती है।
अगर किसी भी सेम कटायन के लिए हम डिफरेंट एनायंस उसके साथ अगर अटैच करते हैं तो उस कटायन की रेडियस डिफरेंट एनायंस के साथ में डिफरेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दो हमने आयनिक कंपाउंड लिए हैं, एक सोडियम फ्लोराइड और एक सिल्वर फ्लोराइड। तो हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन की जो रेडियस है वो तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। तो इस केस के अंदर जो सिल्वर पॉजिटिव की जो रेडियस होगी वो ग्रेटर होती है Na पॉजिटिव से, कि इन दो आयनिक कंपाउंड में फ्लोरीन की रेडियस हमने कांस्टेंट मानी हुई है। इन दो आयनिक कंपाउंड में जब हम रेडियस देखते हैं यहाँ कैटायन की Na पॉजिटिव की और Ag पॉजिटिव की, तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव की रेडियस ज़्यादा होती है Na पॉजिटिव से। लेकिन अगर यहाँ पे एनायन को हम चेंज कर दें, Na के साथ यहाँ पे Cl लगा दिया, Ag के साथ यहाँ पे अब Cl लगा दिया, कैटायन हमारे यहाँ पे सेम है, एनायंस को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो इस केस के अंदर हमारे सोडियम आयन की जो रेडियस है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है एज कम्पेयर टू द सिल्वर आयन। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो कैटायन की इफेक्टिव रेडियस है वो एनायंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर कैटायन की रेडियस चेंज होगी एनायंस की वजह से तो रेडियस रेशियो भी हमारा चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में रेडियस रेशियो के बेस पे जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो रिजल्ट हमें ऑब्टेन नहीं होंगे, क्योंकि रेडियस रेशियो चेंज हो जाता है अगर सेम कैटायन के साथ डिफरेंट एनायंस को हम अटैच करते हैं।